सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा स्क्रीन पे आप देख रही हैं, आज का हमारा विषय है प्रेमचंद। प्रेमचंद से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, इस वीडियो के माध्यम से आप संपूर्ण जानकारी ले पाएंगे और बहुत ही आसान भाषा में आप चीज़ों को देख पाएंगे। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट क्यों कहे जाते हैं, कहानी सम्राट क्यों कहे जाते हैं, उनके युग की क्या क्या परिस्थितियाँ थी, उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं और उन पर क्या क्या आक्षेप लगे हैं, ये सारी जानकारी इसी वीडियो में है। क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में प्रेमचंद से संबंधित संपूर्ण पूरा को पूरा पेपर भी लगा हुआ है या कहीं पार्ट के रूप में इसको दिखाया जाता है, तो सभी के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट क्यों कहे जाते हैं, उनका जन्म थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। जन्म 1880 ईस्वी में एक निर्धन परिवार में हुआ। बचपन का नाम उनका धनपत राय। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, उनके बचपन का नाम धनपत राय नवाब राय नाम से वो उर्दू में लिखते थे और प्रेमचंद नाम से हिंदी में। पंद्रह वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया। पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार पर विकट संकट आ गया। शिक्षा प्राप्त करना उनके लिए अनिवार्य था। 5 रुपये का ट्यूशन करके उन्हें आर्थिक सहायता मिलने लगी। एमए की परीक्षा में वो फेल हुए। आप डिप्टी इंस्पेक्टर बनकर गोरखपुर चले गए। भाग्यवश उन्हें नौकरी मिली, डिप्टी इंस्पेक्टर बने और गोरखपुर चले गए, जहाँ पर वो गांधी जी के प्रभाव में आए और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। आप उर्दू से हिंदी की ओर आए। उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे, परंतु सोजे वतन नाम की जो पुस्तक थी वो अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर ली गई और इसलिए उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। सैकड़ों उपन्यास आपने इस भाषा में पढ़ डाले। 1907 में आपने कहानी लिखना भी आरंभ हुआ जो जमाना पत्रिका में छपी है। प्रश्न पूछा जा सकता है कब छपी, तो ये जमाना पत्रिका में छपी। पहली जो कहानी है वो प्रेमा है। बाद में सेवा सदन का हिंदी अनुवाद हुआ और बहुत सारी हलचल से एक बार पैदा हो गई और उपन्यास सम्राट की पदवी से आपको विभूषित किया गया। इस समय युग की कैसी परिस्थितियाँ थी उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी कवि या लेखक या कोई भी साहित्यकार हुआ, उसके युग की परिस्थितियाँ उसको प्रभावित जरूर करती हैं। निर्धन परिवार में जन्मे, पारिवारिक संघर्ष के अतिरिक्त प्रेमचंद ने सादा और देहाती जीवन में समाज की सच्ची व्याख्या करने में अपने आप को अनुकूल माना। प्रेमचंद के उपन्यासों में गांव का चित्र जो है आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा। वास्तविक चित्र यानी यथार्थ रूप से इन्होंने सीखा, कोई बनावटीपन आपको देखने को नहीं मिलेगा। उन दिनों स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के सुधारों की धूम मची हुई थी। आप इतने प्रभावित हुए कि स्वयं अपनी पूर्व पत्नी की मृत्यु के पश्चात बाल विधवा से विवाह उन्होंने क्रियात्मक रूप देने का साहस किया। प्रेमचंद ने अपने अनुभव ने विधवाओं की करुण अवस्था को बहुत ही हृदय स्पर्शी रीति से अपने उपन्यासों में वर्णित किया है। व्यर्थ के आडंबरों पर विश्वास न करते हुए नवीन सुधारों का स्वागत उन्होंने किया है। राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो प्रेमचंद का प्रभाव उनके ऊपर उनके सभी रचनाओं में हमें कहीं न कहीं देखने को मिलता है। प्रेमचंद गांधी जी से बहुत अधिक प्रभावित थे। नौकरी छोड़कर उन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों का प्रचार साहित्य द्वारा करना प्रारंभ किया। हिंदी साहित्य के गांधी भी उन्हें माना जाता है। जो कार्य राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी ने किया, वही कार्य साहित्यिक क्षेत्र में प्रेमचंद जी ने अपने हाथों से संपन्न किया। उनके उपन्यासों की बात करें तो उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, जो आप नीचे देख रही हैं। देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता आदि तिलस्मी उपन्यास लिखे, जिनमें अय्यारी आपको खूब देखने को मिले।
किशोरी लाल गोस्वामी ने तारा, अंगूठी का नगीना, अनेक श्रृंगार रस के ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यास लिखे। गोपाल दास गहमरी ने जासूसी उपन्यास लिखकर अपनी कला की कुशलता का परिचय दिया, किंतु इन घटनात्मक उपन्यासों ने और अद्भुत जासूसी कथाओं से जनता को संतोष नहीं मिला। वह साहित्य अस्थायी था, एक बार पढ़ा और ख़त्म हो गया। इनका आगमन आंधी की तरह हुआ, तूफान की तरह इनका प्रभाव चला। जनता राजनीतिक क्रांति और सामाजिक सुधार से परिचित हो चुकी थी। इन सभी समस्याओं का उत्तर वह साहित्य द्वारा भी चाहती थी। बांग्ला और अंग्रेजी के कुछ अनुवाद किए गए। ठोस तत्व भी देखने को हमें मिले हैं। जीवन से साहित्य को जोड़ा गया। सब हिंदी में आज अपनी निधि नहीं थे। विदेशी वस्तुओं में कहीं अपनी संपत्ति जनता को अधिक प्रिय थी। उसी समय प्रेमचंद का आगमन हुआ और समसामयिक समस्याओं का उत्तर वर्तमान में उन्होंने ढूंढा, ना अतीत में ढूंढने की कोशिश की और ना ही भविष्य में। इस प्रकार उन्हें युग सृष्टा कहा गया। उपन्यास के क्षेत्र में कल्प वृक्ष बनकर हमारे सामने आई। उपन्यास सम्राट। अब उपन्यासों की बात कर लेते हैं। हिंदी साहित्य में भारतेंदु के पश्चात यूं कहो कि तुलसी के अनंतर प्रेमचंद को इतना गौरव मिला है। साहित्य के गांधी, उपन्यास सम्राट इन्हें कहा जाता है। आइए विशेषताओं की बात कर लेते हैं। क्यों कहे गए? राजनीति में गांधीवाद और समाजवाद, समाज सुधार, आर्य समाज से प्रभावित होकर अपनी रुचियां समाज की बुराइयों की ओर गई। उनका समाधान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सहायक भी सिद्ध हुई। प्रेमचंद ने सामाजिक समस्याएं केवल प्रस्तुत ही नहीं की बल्कि उनके हल भी ढूंढने की कोशिश की। आप कोरे यथार्थवादी न बनकर कुछ आदर्शवादी भी बने। यानी प्रेमचंद पर प्रश्न पूछा जाता है, यथार्थवाद और आदर्शवाद कौन कौन से? उनके आदर्शवाद से संबंधित उपन्यास है, कौन से? यथार्थवाद से। जैसे जैसे प्रेमचंद को पढ़ोगे आपको ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। कल्पना के वस्त्र पर मानवता का चित्र उपस्थित करके प्रेमचंद ने अपनी उपन्यास कला की सच्ची साधना की। आपने लगभग 2 दर्जन उपन्यास और 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, 3 नाटक लिखे और कुछ अनुवाद भी आपने लिखे। उपन्यासों को हम 2 श्रेणियों में बांटते हैं। सबसे पहले है राजनीतिक और सामाजिक उपन्यास। राजनीतिक उपन्यासों में रंगभूमि, गोदान और कायाकल्प का नाम आता है। प्रेमचंद गांधी के इन शब्दों से संपूर्ण सहमत थे कि राजनीतिक दास्तां ही सामाजिक पतन का कारण है। इसलिए आपने इस ओर ध्यान देकर सबसे पहले गांव की ओर देखा, क्योंकि गांधी जी भी हिंदुस्तान का जो रूप है वो गांव में देखते थे। ग्राम सुधार को देश सुधार माना जाता था। आपने ग्राम चित्रण में संपूर्ण कुशलता दिखाई और देहाती जीवन तथा निर्धन परिवार भी आपको इसमें सहायक सिद्ध हुआ। गोदान की होरी में सचमुच ही प्रेमचंद को स्वयं अपने आप को देखते हैं। दूसरा गुण हिंदू मुस्लिम एकता और अछूतों का उद्धार की भावना। समाज में दलित वर्ग को उठाने में प्रेमचंद ने गांधी को के कार्य से कम कार्य नहीं किया है। रंगभूमि में गांधीवाद की पूर्ण झलक हमें देखने को मिलती है। स्त्रियों की समानता की ओर भी उन्होंने बहुत अधिक ध्यान दिया है। स्वदेश प्रेम, चरखा, खादी इत्यादि अनेक बातों से उन्होंने अपनी देशभक्ति को प्रकट किया है। सामाजिक उपन्यासों में सेवा सदन, निर्मला और गबन इत्यादि हैं। प्रेमचंद ने सामाजिक उपन्यासों में बाल विवाह, वृद्धा विवाह, अनमेल विवाह, विधवा विवाह पर अधिक चर्चा की है। प्रतिज्ञा में उन्होंने विधवा विवाह, सेवा सदन में उन्होंने वैश्य का जीवन का चित्र खींचा है। निर्मला में उन्होंने अनमेल विवाह का दृश्य से साहित्य का अमर चित्र खींचे हैं। गबन में उन्होंने आभूषण प्रियता पर करारा व्यंग्य किया है।
इन सारे उपन्यासों को देख करके नारी के दो रूपों में देखने को आते हैं। जो प्रेमचंद के उपन्यासों में विधवा और वेश्या, यही दो रूप ही हैं जो सामाजिक पतन के कारण हैं। किंतु जैसा कि कहा जा चुका है कि प्रेमचंद ने यथार्थ का चित्रण करके उसमें आदर्श की स्थापना की है। हर बीमारी का इलाज हो सकता है, उन्होंने इसी सामाजिक बीमारियों का इलाज भी ढूंढने की कोशिश की है। विधवा आश्रमों की स्थापना, वेश्याओं को समाज में सम्मान दिलाने की बात उन्होंने की। प्रेमचंद ने अपनी कला को जीवन के लिए मानकर समाज पर अतुल उपकार किया। ग्राम्य जीवन या ग्राम्य चित्रण भी उनका अद्वितीय था। गोदान में इस कला का नमूना आपको मिल गया है, इसकी पराकाष्ठा तक पहुंचाया है। होरी का ये जीवन यथार्थ का नमूना है। उसके साथ साथ सेवा सदन इत्यादि में उन्होंने नगर के चित्र भी कुछ कम नहीं खींचे हैं। गोदान की मालती आपकी अमर सृष्टि है। किसान की स्वाभाविकता, पूंजीवादियों के अत्याचार, बनियों के हथकंडे, पारस्परिक द्वेष, कलह आदि का जीता जागता सबूत आपके उपन्यासों में देखने को मिलता है। पात्र चरित्र चित्रण आपने बड़ी सुंदरता से खींचे हैं। आपका कथानक और घटनाओं पर भी जोर दिया है। पात्रों का स्वाभाविक चरित्र चित्रण उपन्यास कला को आगे बढ़ाता है और ऊंचा स्तर भी ऊंचा उठाता है। इनके पात्र कठपुतली की तरह परिवेश और निश्चेष्ट नहीं है, बल्कि सजीव और चलते फिरते हमारी तरह मनुष्य दिखाई देते हैं, जिन्हें हम अपने से भिन्न नहीं समझते। स्वकथन विरोधी मित्रों की संगति कभी स्वयं उनके विषय बनाकर प्रेमचंद ने अपने सफल चरित्र चित्रण का वर्णन किया है। इस प्रकार वर्तमान युग का सजीव चित्रण उन्होंने खींचा है और युग सृष्टा उनको कहा गया है। ये हम उपन्यास सम्राट क्यों कहते हैं? कम से कम 7 विशेषताएं हमने देख ली, जिसमें से नारी सुधार है, समाज गांव का चित्रण है, उनके उपन्यासों की स्पष्टता है, यथार्थवादी चित्रण है। आइए उनकी कहानी कला पर देख लेते हैं। प्रेमचंद उपन्यासकार होते हुए भी एक सफल कहानीकार हैं। सच कहें तो उपन्यासकार के लिए एक सफल कहानीकार होना उतना ही कठिन है जितना कि वाचाल मनुष्य के लिए मौन धारण करना। परंतु आश्चर्य से कहना पड़ता है कि प्रेमचंद उपन्यास की अपेक्षा कहानी कला में भी बहुत अधिक सिद्धहस्त दिखाई दिए हैं। यही कारण है प्रेमचंद को उपन्यास कला का ढांचा तैयार करना पड़ा। इस कारण कुछ कठिनाइयाँ भी आई। यह मार्ग उनके लिए बिल्कुल नवीन था, किंतु कहानी कला में वह प्रथम पथ प्रदर्शक नहीं थे। रवि बाबू इत्यादि महान लेखक इस कला को नियमित रूप दे रहे थे। इसमें आपको बड़ी सुविधा मिली। आपकी कहानियाँ अतीव लोकप्रिय हैं। इनमें जीवन का एकाकी चित्रण बड़ी सफलता से खींचा है। इसके विपरीत उपन्यासों में आपने कथानक में थोड़ा सा उलझाव आया है। इन्हें उपन्यास सम्राट के साथ साथ कहानी सम्राट भी कहा जाता है। इनकी कहानियाँ 300 से ज़्यादा इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं और मानसरोवर के 8 भागों में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कहाँ इनका संकलन कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे मानसरोवर। मानसरोवर में इनकी 300 की 300 कहानियाँ और इसके 8 भाग हैं। भाषा शैली की बात करते हैं। आप उर्दू से हिंदी में आए तो लाजमी है आपकी भाषा में उर्दू शब्दों का प्रभाव। लेखक में कुछ अप्रिय है दोष के साथ लेकर आते हैं, अवश्य आंखों में खटकने लगते हैं, किंतु प्रेमचंद की जो भाषा थी वो सरल हिंदुस्तानी भाषा थी। सरल हिंदी का नमूना हमें देखने को मिलता है। आपने कठिन संस्कृत में भाषा न अपनाकर बोलचाल की भाषा को अपनाया। उर्दू का प्रभाव से आपकी भाषा जो है मुहावरेदार बन गई। सचमुच आप मौलवी से पंडित बन गए। भाषा में भाषा अनुकूलता बहुत ही बड़ी विशेषता समझी जाती है। आपने इसका ध्यान
रखा। पात्रों की योग्यता के अनुकूल ही भाषा आपकी बदलती रही। मुसलमानों की जहाँ मुसलमान पात्र था वहाँ आपकी भाषा में उर्दू का पुट देखने को मिला। जहाँ गांव के ग्वालों की या फिर गांव के किसानों की भाषा थी तो वहाँ गवार, अनपढ़, उजाड़ू पात्रों की भाषा आपकी ग्रामीण हो गई। आपने शब्द चित्र खींचने में भी बड़ी चतुरता दिखाई। निर्मला में भुवन मोहन की काली आकृति को स्पष्टीकरण करते हुए आप लिखते हैं, उसका माथा कहाँ खत्म होता है और सिर कहाँ आरंभ होता है, यह पहचानना असंभव है। इस प्रकार होरी की दर पर बंधी गो का स्वाभाविक चित्र आपने खींचा है। गां मन मारे उदास बैठी थी, जैसे कोई वधू ससुराल आई हो। आक्षेपों की बात कर लेते हैं। कुछ आलोचक जो है प्रेमचंद की भाषा पर आक्षेप करते हैं। उन्होंने भाषा के रूप को स्थिर न करके साहित्यिकता का गला घोटा है। भाषा का दुर्बोध और अशिष्ट हो गई है, किंतु वास्तव में भावानुकूल और चरित्र के अनुसार भाषा में विविधता का होना लाजमी है। मूर्खों द्वारा जटिल संस्कृतमयी और शिष्ट भाषा का प्रयोग न करके न तो उचित है और न ही श्रेष्ठ साहित्य का उदाहरण। हाँ, परिवर्तन में सीमा अवश्य होनी चाहिए, किंतु क्या प्रेमचंद अंग्रेज पात्र द्वारा उसकी अपनी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कराते हैं? कदापि नहीं। उपन्यास के अनुरूप आवश्यक एवं अभिष्ट भाषा जो उचित है, निसंदेह वही उपलब्ध है। हाँ, एक समस्या को प्रस्तुत करके जब वह अनेक कथाओं और उपकथाओं में कहीं कहीं उलझ जाती है, चरित्र चित्रण में भी कमी अवश्य आई है। इसके अतिरिक्त कुछ पात्रों की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वो डाले गए हैं, उनको प्रतीत नहीं होती। ये इनके इन प्रक्रियाएं उन्हें मार्ग से हटाने में वे नहीं चूकते। पात्रों की मृत्यु प्रेमचंद के उपन्यासों में बड़ी सस्ती और सुलभ हो गई है। इतना होने पर भी यह दोष उनकी महत्ता में कुछ अंतर नहीं डाल सकते। कुछ अदबों के कारण हम चंद्र को असुंदर नहीं कह सकते। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी मिली होगी। प्रेमचंद से संबंधित संपूर्ण प्रश्न, चाहे उसकी भाषा शैली से प्रश्न पूछा जाए, उसकी कहानी कला से प्रश्न पूछा जाए, उपन्यासों से प्रश्न पूछा जाए, उपन्यासों की विशेषताएं, जैसे मैंने आपको बताया था कि उन पर गांधीवाद का प्रभाव था, राजनीतिक आर्य समाज का प्रभाव था, हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतों का उद्धार, स्त्री समानता, स्वदेश प्रेम, खादी प्रेम, सामाजिक बाल विवाह, वृद्ध विवाह, अनमेल विवाह इत्यादि समस्याओं को उन्होंने उठाया है। ग्राम्य चित्र, ये सारी विशेषताएं हैं उनकी। धन्यवाद। इससे संबंधित प्रश्न अगर पूछे जाए तो एक प्रश्न आपसे, इसी का आंसर आपको इसी वीडियो में मैं दे चुकी हूँ। प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी हैं और वो किस में शामिल है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।